नमस्कार, स्वागत है सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच, जहां हम इस कार्यक्रम के जरिए खबरों के सत्य और तथ्य को आप तक लेकर आते हैं। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स जुड़ते हैं खबर की पूरी पड़ताल के साथ। तो आइए सीधे सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त के न्यूज पंच की टॉप लाइन्स की तरफ। तो किस तरह से 100 साल के संघ का सेवा समर्पण का जो भाव है, उसके शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, इस खबर को जानेंगे हम तफसील के साथ। वहीं अगर अगली खबर की बात की जाए तो कैसे जो पार्श्व गायकी के बेताज बादशाह माने जाते थे जुबिन, उनकी मौत के कई ऐसे राज हैं जिनसे आज हम करने की कोशिश करेंगे पर्दाफाश। और वही बात होगी अमेरिका की, जहां शटडाउन रिटर्न्स है और ये रिटर्न कितना गहरा वित्तीय संकट है अमेरिकी प्रशासन और वहां के लोगों के लिए, इस पर भी होगी पूरे तरह से बात। लेकिन शुरुआत करते हैं हम सीधे इस वक्त आरएसएस यानी संघ के शताब्दी समारोह की तरफ से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। समारोह में पिछली एक सदी में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ मां भारती की सेवा में समर्पित रहे आरएसएस के योगदान को नमन किया गया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में आरएसएस की 100 वर्ष की यात्रा और उसके राष्ट्र के लिए जो तमाम योगदान रहे हैं, जो बलिदान रहे हैं, उन्हें भी सराहा। तो ये शताब्दी समारोह है जिसमें राष्ट्र प्रथम और कैसे राष्ट्र से व्यक्ति के निर्माण तक, और प्रधानमंत्री ने क्या कहा आज इस अवसर पर, आइए आपको सुनवाते हैं। 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। आजादी की लड़ाई के समय देखें तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी समेत अनेक कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। डॉक्टर साहब कई बार जेल तक गए। आजादी की लड़ाई की कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को संघ संरक्षण देता रहा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। 1942 में 1942 में जब चिमूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ तो उसमें अनेक स्वयंसेवकों को अंग्रेजों के भीषण अत्याचार का सामना करना पड़ा। आजादी के बाद भी हैदराबाद में निजाम के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष से लेकर गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन और दादरा नगर हवेली की मुक्ति तक संघ ने कितने ही बलिदान दिए, और भाव एक ही रहा, राष्ट्र प्रथम। लक्ष्य एक ही रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो त्याग, समर्पण और बलिदान का संगम आरएसएस, जिस लिहाज से कैसे जब हम राष्ट्र निर्माण को प्रथम रखते हैं, सर्वोपरि मानते हैं, इसकी अद्भुत मिसाल आरएसएस ने अपने उन तमाम अनगिनत बलिदानों और अथक प्रयासों से दी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी बड़ी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, जब हम राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि मानते हैं, इसका सबसे गहन और सुलभ उदाहरण है आरएसएस का ये शताब्दी समारोह, जहां प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विकास को सबसे अहम बताया। देखिए आंचल, निश्चित तौर पर अब जब शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रवेश कर रहा, हम जानते हैं कि कल विजयादशमी के अवसर पे
नागपुर में संबोधन होना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी का, और उससे ठीक एक दिन पहले आज दिल्ली में जब हमने देखा कि अम्बेडकर भवन में आज विशेष डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को रेखांकित भी किया कि संभवतः पहली बार है कि जब सिक्के पर हम जानते हैं कि जो प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है, उस बात को उन्होंने रेखांकित किया। और संघ की जो अभी तक की जो यात्रा रही है, संघ का जो उद्देश्य रहा है, उस पर एक विस्तार से उस पर टिप्पणी की। और परिस्थितियां भले ही बदली हो, आज की चुनौतियां कुछ अलग हैं। जब भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, दुनिया में हम जानते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में भारत के खिलाफ एक जो नैरेटिव खड़ा करने की या फिर कुछ जो साजिश वाले तत्व हैं दुनिया में, वो कोशिश करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, उसमें जो एक महत्वपूर्ण भूमिका हम सरकार की देखते हैं, सफलतापूर्वक सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। जो तमाम चुनौतियां हैं, चाहे वो डेमोग्राफी में बदलाव से जुड़ी चुनौती हो या फिर तमाम अन्य चुनौती जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के संबोधन में किया, संघ अपने तौर पर भी जो चुनौतियां हैं उसमें किस तरह से उनसे निपटने में अपनी भूमिका निभाता है, उसका भी जिक्र किया गया। तो निश्चित तौर पर संघ की समाज के निर्माण में, व्यक्ति से समाज और उसके बाद राष्ट्र के निर्माण में जो संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसको आज के कार्यक्रम में रेखांकित किया गया। देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब कोई आपदा आती है, हमने देखा कि जब भारत पाकिस्तान, वहीं ग्रास रूट लेवल पर किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाता है, संघ उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आया है इतने दशकों में। देखिए, संघ की शाखाओं से जो स्वयंसेवक निकलते हैं, हम जानते हैं कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है राष्ट्र का निर्माण, और स्वयं को पीछे रखकर दरअसल सेवा भाव से किस तरह से माँ भारती की सेवा करनी है और देश को आगे बढ़ाना है, मजबूत बनाना है, उस भावना के साथ वो आगे जाते हैं। और आज हम देखते हैं कि तमाम उच्च पदों पर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं से निकले तपे तपाए लोग वो उस पदों पर सेवा दे रहे हैं, माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्वयं को पीछे रखकर, श्रेय लेने की होड़ से पीछे हटकर दरअसल सेवा भाव से माँ भारती के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, ये संघ में सिखाया जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है। नेशन बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, राष्ट्र निर्माण की जब हम बात करते हैं, तब ये ज़रूरी है कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भी समझे कि देश ने उसको बहुत कुछ दिया है। और यही हम जानते हैं कि संघ के गीत में कहा भी जाता है कि हम देना सीखना चाहिए, किस तरह से हम जो हम माँ भारती में हम क्या योगदान कर सकते हैं उनकी सेवा में, वो उस पर एक बहुत जोर होता है। तो इससे चरित्र, व्यक्ति निर्माण से चरित्र निर्माण और किस तरह से समाज में योगदान दिया जा सकता है, वो संघ की शाखाओं में सिखाया जाता है। और आज 100 वर्ष जब हम जानते हैं कि पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर इस बात का स्मरण करना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की है, निश्चित तौर पर संघ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है भारत की विकास गाथा में, उसको एक बार फिर से रेखांकित हम किया कह सकते हैं शैलेंद्र की कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता और कर्मठता, ये तीनों शब्द प्रासंगिक और इसी का अभिप्राय है किस तरह से संघ काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और भाई बात करते हैं अब अगली खबर की, जो कि जुड़ी हुई है, जब हम बात करते हैं जो जुबिन गर्ग हैं उनकी मौत से, क्योंकि कई ऐसे राज है, अनसुलझे सवाल हैं, इनके जवाब देने होंगे, क्योंकि उनके मैनेजर और ऑर्गेनाइजर की गिरफ्तारी हुई है और 14 दिन की पुलिस हिरासत में उन्हें लिया गया है। आखिरकार इस पूरे बड़े केस में ये बड़ा एक्शन क्यों हुआ, आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो गिरफ्तारी है ये कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस पूरे केस के लिए। क्योंकि इस पार्श्व गायक की जब हम बात करते हैं तो किस लिहाज से ये गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजर और ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार किया गया। जो ऑर्गेनाइजर हैं श्याम कानू महंत, उनकी गिरफ्तारी जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे सिंगापुर से, वहां उनकी गिरफ्तारी की गई। साथ ही साथ जो मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थ दिल्ली हरियाणा सीमा से पकड़ा गया। दोनों को गुवाहाटी लेकर आई SIT
और महंत और सिद्धार्थ को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया और 2 हफ्तों तक अब पूछताछ करने वाली है असम पुलिस। और ये खुलासा होना बेहद जरूरी है क्योंकि जो फैमिली मेंबर्स थे जुबिन गर्ग के, उनके भी कई सवाल थे जो अनसुलझे थे, जिनसे कई जवाब सामने आने थे। उन्हें कहीं ना कहीं इस पर किसी साजिश का शक था और ये गिरफ्तारी उसी तरफ इशारा कर रही है। हालांकि कैसे इस गिरफ्तारी से अब कई और पेच इस केस के समझ में आएंगे, ये हम देखेंगे। देवाशीष जो है वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ असम के जोरहाट से। देवाशीष का सीधा रुख करते हैं। देवाशीष, समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये गिरफ्तारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और आखिरकार कौन सा वो राज है जो दबाए बैठे हैं ऑर्गेनाइजर और उनके साथ जुड़े हुए उनके मैनेजर इस जुबिन गर्ग की मौत को लेकर? आचल जी, आप पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जुबिन गर्ग का 13वां है। इसके लिए पहले ही मैं सारे देश भर के लोगों की तरफ से दूरदर्शन डीडी न्यूज के जरिए मैं जुबिन गर्ग को ट्रिब्यूट देना चाहता हूं। ये यहाँ पे जुबिन गर्ग का जो अस्थि है वो यहाँ पे रखा हुआ है और लोग यहाँ पे भारी भरकम पे ये लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आके जुबिन गर्ग को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो केस है काफी हद तक लोगों के बीच में काफी हद तक वो आ गई है, वो लोगों के दिमाग में ये कैसे हुआ, क्योंकि जुबिन गर्ग ऐसा एक आर्टिस्ट था, ऐसा एक सिंगर था जिसके लिए आसाम के ही नहीं सारे देश के लोग बहुत उनको मानते हैं, उनको जानते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही कुछ ऐसा था। और असम के लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे कब श्यामकानु महंत एंड सिद्धार्थ शर्मा जो जुबिन गर्ग का मैनेजर है, श्यामकानु महंत जो ऑर्गेनाइजर है, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर है जो सिंगापुर में अरेंज किया था, कब इन लोगों को अरेस्ट करेगा। सभी लोग यहाँ पे रुके हुए थे, सभी लोगों ने देखा कैसे क्या हो रहा है। गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट की तरफ से एसआईटी फॉर्म किया, एसआईटी ने सभी लोगों के साथ पूछताछ की, ट्रैक करने की कोशिश की। उसके बाद कल रात को, आज सुबह ये जो गिरफ्तारी है वो हुआ। ऐसा हुआ था कि सिंगापुर से आसाम पुलिस के कुछ ऑफिसर्स सिंगापुर में जाने वाले थे, जो एसआईटी फॉर्म हुआ था उसके लोग सिंगापुर जाने वाले थे। जब उनको पता चला, श्यामकानु महंत को पता चला कि आसाम पुलिस सिंगापुर आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे छुपना नहीं चाहिए, मुझे इंडिया ही चला आना चाहिए। तब उन लोगों ने वहां पे श्यामकानु महंत ने गलती की, वहां पे श्यामकानु महंत ने वहां से आसाम तो आ गया, लेकिन आसाम का एसआईटी का जो ऑफिसर्स था वो सिंगापुर नहीं गए। उसके कारण श्यामकानु महंत जो ऑर्गेनाइजर था ये इवेंट का, उनको दिल्ली एयरपोर्ट में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उनको डिटेन किया पहले, जैसे कि उनको लुकआउट नोटिस इशू कर चुके थे गवर्नमेंट, आसाम गवर्नमेंट। हाँ जी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन देवाशीष, प्राइमा फेसी फैक्ट फाइंडिंग्स एसआईटी के हाथ क्या लगी जो इतना बड़ा कदम उठाया गया? नहीं, देखिए, एसआईटी को तो उनको चाहिए, क्योंकि मैनेजर को ही पता चलेगा उनका जो रेगुलर मेडिसिन है, उनका जो देखभाल होना चाहिए वो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबल है। इस वक्त जुबिन गर्ग का वाइफ गरिमा सैकिया का सिंगापुर नहीं गए थे, उसके बाद मैनेजर का साथ थे। लेकिन मैनेजर ने कहाँ गलती की, क्या कोई अगर मैनेजर का कोई दूसरा इंटेंशन था, ये सब पूछताछ करने के लिए एसआईटी और असम गवर्नमेंट, असम पुलिस को ये दोनों ही अरेस्ट होना बहुत जरूरी था। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग, असम के हर एक लोग अभी चाहते हैं, अभी डिमांड कर रहे हैं श्यामकानु महंत एंड सिद्धार्थ शर्मा दोनों के सख्त से जस्टिस होना चाहिए, जुबिन गर्ग को जस्टिस मिलना चाहिए। और ये अगर इनको हम ये देखना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से 13वीं के इस मौके पर जो जुबिन गर्ग हैं, उनके चाहने वाले, उन्हें प्यार करने वाले बहुत भावभीनी और कह सकते हैं संगीतमय श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये तस्वीरें हम डीडी न्यूज़ के मंच के माध्यम से उनके फैंस तक, उनके चाहने वालों तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि आप ये तस्वीरें दिखाइए हमें। श्योर असल जी, देखिए, अगर कोई पूछता है जुबिन गर्ग कौन है, तो अभी मैं दिखाऊंगा जुबिन गर्ग कौन है। आप लोग देख सकते हैं, दिल्ली के सभी लोग, दूरदर्शन के सभी लोग, डीडी न्यूज के सभी लोग देख सकते हैं कितने भारी भरकम पे यहाँ पे लोग आए हैं, लाखों की तादाद पे यहाँ पे लोग आए हैं। बहुत, आप लाइन देख सकते हैं कितनी दूर तक ये लाइन खड़ी हुई है, बहुत सुबह से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और फाइनल उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, अपर असम के डिस्ट्रिक्ट से, असम से और बहुत सारे देश भर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं।
देख सकते हैं कितना दूर तक लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और एक विजुअल दिखाना चाहता हूँ मैं, पंकज को बोलूंगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, ये जोहार स्टेडियम है। आज यहाँ पे कोई खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ट्रिब्यूट, जुबिन गार्ग का ट्रिब्यूट। उसके बाद भी अगर आप गैलरी पे देख सकते हैं, मुझे गैलरी का कुछ जूम कर सकते हैं, गैलरी तक देख सकते हैं कितने भारी भरकम पे यहाँ पे लोग मौजूद है और कितने लाख लोग यहाँ पे आए हैं। ये है जुबिन गार्ग। जिस दिन जुबिन गार्ग का ये इंसिडेंट हुआ था, तब से आज तक लोगों का मन बहुत दुखी है। और अभी देख सकते हैं बहुत सारे लोग अपने दिल से करीब उस गायक को खोना और यहाँ पर इसी भाव को आत्मसात करना, और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। हम जानते हैं कि ये बहुत अपूर्ण्य क्षति है जब हम संगीत की दुनिया के इस सितारे के खोने की बात करते हैं, लेकिन अपने संगीत और शब्दों से, अपनी आवाज़ से वो आजीवन जीवित रहेंगे अपने फैंस और हम सब के दिलों में। बहुत बहुत शुक्रिया देवाशीष इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो वक्त और अब बात करते हैं अमेरिका में जो संघीय सरकार का शटडाउन शुरू हुआ है, उससे क्या कुछ असर होने वाला है। अब इसमें होना यह है कि हजारों सरकारी कर्मचारी जो हैं वो बिना वेतन के छुट्टी पर जाने की ऐसी नौबत आ गई है। शटडाउन की वजह से सरकारी जो कई गैर जरूरी कार्यक्रम हैं उनकी सेवाओं के बंद होने का खतरा है। अब शटडाउन होता क्या, बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊं कि आखिरकार जब सरकार चलाने के लिए जिस पैसे, जिस कैपिटल की जरूरत होती है, अगर वो बजट जब पास होता है वो कम है, तो जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उन पर फर्क पड़ता है। और आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों आती है और ट्रंप सरकार का इस पर, मतलब इस पूरे सरकार को चलाने के लिए क्या क्या असर होगा, ये हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार शटडाउन रिटर्न्स ग्राफिक्स के जरिए ये जो शटडाउन का लौटना है ये किस तरह से है। तो अमेरिका में फिर से शटडाउन लागू हुआ है। अमेरिकी समय अनुसार देर रात से लागू सेनेट में जो फंडिंग हुई थी, यानी कि बिल को लेकर, वो प्रस्ताव खारिज हुआ। अब बिल खारिज होने के बाद शटडाउन लागू किया गया। ट्रंप सरकार को 60 वोटों की जरूरत थी और 55 वोट ही जुटा पाई ट्रंप सरकार। और साथ ही साथ हमने देखा कि रिपब्लिकन और जो डेमोक्रेट्स थे वो एकमत नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। तो बिल के खारिज होने के बाद ये शटडाउन लागू हुआ। ट्रंप सरकार को 60 वोटों की दरकार थी और ये वोट उन्हें नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से हमने देखा कि 55 वोट जुटाने में कामयाब रही। लेकिन अब क्योंकि ये प्रस्ताव खारिज हुआ तो सरकारी कामकाज ठप होने की नौबत आ गई है। और अब आरोप प्रत्यारोप का खेल है, जहां डेमोक्रेट्स एक तरफ जिम्मेदार मान रहे रिपब्लिकन्स को और रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स पर इस जिम्मेदारी को थोप रहे हैं। तो सारा ही जो सरकारी कामकाज है वो ठप होने की नौबत यहां पर आ गई और इसके लिए ट्रंप सरकार यकीनन डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार मान रही है। अब समझते हैं कि ये जो शटडाउन है इसका असर वहां की जो अमेरिकी जनता है, प्रशासन पर किस तरह से पड़ने वाला है। तो सरकार के पास खर्चों को लेकर, यानी कि जो पैसे हैं उसकी किल्लत होगी और अगर खर्चे कम होंगे तो आपको कटौती यानी कि कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। और लाखों कर्मियों के जो हम वेतन की बात करते हैं वो नहीं होगा, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं टेम्पररी लीव पर भेजा जा सकता है, जिसमें करीबन 11,000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उन्हें छुट्टी पर भेजने का मन बना चुकी है अमेरिकी सरकार। हवाई यात्रा, IRS रिफंड प्रोसेसिंग समेत कई ऐसी सेवाएं हैं जो नॉन एसेंशियल है, वो प्रभावित है। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें तो अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और कब कब ये जो शटडाउन, क्योंकि हम शटडाउन रिटर्न्स कहें तो सीधी सी बात है पहले भी शटडाउन रहा होगा। तो आइए आप समझते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ये शटडाउन, उसकी अवधि पहले क्या रही है, यानी कि कब कब रहा शटडाउन, इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। और किस किस राष्ट्रपति ने इसे लगाया, तो राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 21 नवंबर से लेकर 22 नवंबर 1981 2 दिन का शटडाउन रहा। बुश साहब की अगर बात की जाए तो 3 दिन का, यानी कि 1990 का अगर जिक्र किया जाए 1982, 1983, 1984, यानी कि रोनाल्ड रीगन जो थे राष्ट्रपति, अगर उनके रिजीम को हम समझें
तो बहुत ज्यादा शटडाउन उनके कार्यकाल में रहे हैं। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भी हमने जिक्र किया, तो ये नया नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन नया क्या है? नया ये कि राष्ट्रपति ट्रंप ने वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन क्या ये ग्रेट अगेन बनने की कवायद या ग्रेट अगेन के पथ पर अग्रसर होने की जो कवायद जो ट्रंप अपनी नीतियों से लेकर चल रहे हैं, क्या ये उसके लिए एक स्टॉपेज माना जाएगा, एक ब्रेक माना जाएगा? ये हमें समझना होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब पहली बात की तब भी 2 और 35 दिन का, यानी 2018 और 2019 की अगर बात करें तो 35 दिन का शटडाउन लगाया था यहाँ पर। और हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, ये शटडाउन जो बात लगातार ट्रंप साहब कहते आते हैं कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है अमेरिका की, उसके 23 में से 21 विभागों ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो अपने कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजेंगे। और साथ ही साथ इसके असर की अगर हम बात करें तो भारत में जो अमेरिका का दूतावास है उसका एक्स अकाउंट, उस पर अपडेट आना बंद हो गया है। ये एक असर इसका देखा जा सकता है। हालांकि जो रिपब्लिकन्स हैं वो कह रहे हैं कि वो हर रोज़ सीनेट में इस बिल को रखेंगे पास कराने के लिए, तो आज भी सीनेट में इस बिल को रखा जाएगा। और साथ ही साथ जो पुराना ट्रंप का टेन्योर था उस वक्त भी हम 3 बार शटडाउन देख चुके हैं, लेकिन बाइडेन का जब टेन्योर था तब कोई शटडाउन नहीं देखा गया। तो इससे कहीं ना कहीं ये एक इशारा मिलता है कि ट्रंप को कुछ ज़्यादा ही राजनीतिक विरोध का सामना अमेरिका में इस वक्त करना पड़ रहा है। और पिछला जो शटडाउन था 2018 का, वो लगभग 35 दिन तक चला था। और इस शटडाउन के कारण जिस तरह से सेवाएं वहां पर बाधित होंगी और लोगों की तनख्वाहें रुक जाएंगी, तो दोनों ही पर, डेमोक्रेट्स पर भी रिपब्लिकन्स पर भी काफ़ी दबाव है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कोई बीच का रास्ता निकालकर इस जो टेम्परेरी फंडिंग बिल है इसको पास किया जाएगा। वही चंद्रशेखर, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो अर्थव्यवस्था में खरीदारी कैसे करेंगे? तो जिस परचेजिंग पावर को बढ़ाने के इस वायदे के साथ ट्रंप आए थे, वो कहीं ना कहीं अपने इस वायदे से लड़खड़ाते हुए। देखिए, अमेरिका के अंदर शटडाउन कोई नया नहीं है। अगर अमेरिकी इतिहास की हम बात करें तो 22 बार वहाँ पर शटडाउन हो चुका है। और जहाँ तक कर्मचारियों की तनख्वाहों की बात है तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कर्मचारियों की संख्या को कम कर रही है। इसी साल करीब 1.5 लाख कर्मचारी हैं जो सरकार की ओर से उनको बाई आउट का ऑप्शन दिया था, वो फेडरल गवर्नमेंट की नौकरियां छोड़कर वो जा रहे हैं। तो काफ़ी एक इंस्टीट्यूशनल इसका असर आने वाले समय में दिखेगा, कई सेवाओं में इसका असर देखने को मिलेगा। और अगर ये शटडाउन ज़्यादा दिनों चलेगा तो इसका कहीं न कहीं एक वित्तीय नुकसान भी अमेरिका को देखने को मिल सकता है। लेकिन आशा ये जताई जा रही है कि जिस तरह का एक जनता का एक दबाव रहता है, जिन लोगों को तनख्वाह मिलनी है, एयरपोर्ट्स में कई सारी ऐसी सेवाएं हैं, वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलेंगी। जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, कई पार्क्स बंद कर दिए गए हैं। तो इस दबाव का असर दोनों पर दिखेगा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई टॉप लाइन्स और नई खबरों के सच के पड़ताल के साथ। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाजत।